नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 12th कंप्यूटर साइंस के यूनिट 4 का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ड्रीमवीवर से, फिर हम पढ़ेंगे HTML और XHTML के बीच में डिफरेंस, PHP एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वेरिएबल एंड स्कोप ऑफ PHP वेरिएबल, PHP डाटा टाइप, ऑपरेटर इन PHP, डिसीजन एंड लूपिंग स्टेटमेंट इन PHP। फिर हम देखेंगे एरेज एंड फंक्शन इन PHP। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो होगा गेट एंड पोस्ट मेथड इन PHP। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेशन वेरिएबल इन PHP। तो ये मेन टॉपिक है। इनके साथ साथ बाकी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 4 के सारे टॉपिक्स। इस चैप्टर में से आपको फाइनल एग्ज़ाम में 18 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा, जिसमें 12 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। 12th कंप्यूटर साइंस यूनिट 4 के इस यूनिट के मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो होगा थ्योरी का, जिसमें थ्योरी वाले टॉपिक सारे कवर किए हुए हैं, और सेकंड वीडियो होगा जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं यूनिट 4 की, वो प्रैक्टिकल करके आपको बताई हुई हैं। और थर्ड वीडियो होगा जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जो लोग दोनों चीज़ें साथ साथ में सीखना चाहते हैं वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखें। और ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर हमारा वेबसाइट बिल्डिंग का एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोमीडिया ने बनाया हुआ था और बाद में एडोब ने इसको परचेज कर लिया। बड़े सारे मॉडिफिकेशन होने के बाद अब ये एडोब क्रिएटिव क्लाउड सूट का पार्ट है, और अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एडोब का, तब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से वेबसाइट बनाना आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाता है। ये आपको डिज़ाइन और कोडिंग दोनों व्यूज़ में वेबसाइट को मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है। ये अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए तो आपको इस सॉफ्टवेयर में HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट और भी बड़ी सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट मिलेगी। अगर हम ड्रीमवीवर के एडवांटेज की बात करें तो जो लोग वेबसाइट बनाने में अभी बिगिनर हैं तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ है ये। आप स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा आपको कि किस कोड से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सेकंड जो एडवांटेज है इसका कि आपको सजेशन मिलते रहते हैं कि आपने कोड क्या लिखना है नेक्स्ट। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है कि आपको कोडिंग और डिज़ाइन व्यू दोनों साथ साथ में मिल जाते हैं, तो आपको बार बार ब्राउज़र में अपडेट चेक करनी नहीं पड़ती है। उसके बाद जो फिफ्थ एडवांटेज आपको मिलता है कि आप फाइंड और रिप्लेस पूरी साइट पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने किसी टाइटल को चेंज करना है जो आपका प्रोजेक्ट है तो एक साथ आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका कि मल्टीपल टैब फंक्शनलिटी आपको इसके साथ मिलती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें ड्रीमवीवर की तो ये है कि ब्राउज़र में आपकी कोडिंग डिफरेंटली दिख सकती है जो आपको ड्रीमवीवर में दिख रही है उससे। जो सेकंड डिसएडवांटेज रहेगा वो है कि इंटरफेस को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। थर्ड जो डिफरेंस रहेगा वो है कि ग्लोबल स्टाइलिंग बिकम डिफिकल्ट इन ड्रीमवीवर। फिफ्थ जो डिफरेंस रहेगा आपका वो रहेगा कि अननेसेसरी पैराग्राफ ऐड हो जाते हैं आपके कोड के अंदर। और जो लास्ट डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि ये ह्यूमन की क्रिएटिविटी को लिमिट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि आपको सजेशन मिल जाते हैं, लेआउट इजीली मिल जाती है, डिज़ाइन व्यू मिल जाता है, तो ह्यूमन को कुछ करना नहीं पड़ता, ज़्यादातर काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये आपकी मैं विंडो दिखा रहा हूँ, वर्क एनवायरनमेंट बता रहा हूँ एडोब ड्रीमवीवर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका कोडिंग व्यू है और ये कौन सा है, डिज़ाइन व्यू। जो भी आप यहाँ पे कोड लिखेंगे उसके चेंजेस आपको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में दिख जाएंगी। आपको ब्राउज़र पे उसको रिफ़्रेश कर करके देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। तो HTML हमारा यूज़ होता है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट रैप विद इन ए टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके हाइपर लिंक्स होते हैं, एक लिंक पे क्लिक करके आप दूसरे
पेज पे चले जाते हैं, दूसरे पेज पे किसी और हाइपरलिंक पे क्लिक करके किसी तीसरे पेज पे चले जाते हैं। तो इस तरह के टेक्स्ट को बोलते हैं हम हाइपरटेक्स्ट। Markup language means you have to apply layout and formatting on these simple text document. XHTML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी सिमिलर होती है HTML के तरह ही, बट ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कंपेयर टू HTML। XHTML आपकी स्विफ्ट, एक्यूरेट और इजी मेंटेन, कन्वर्टिबल एंड फॉर्मेटेड लैंग्वेज है। ऑल मेजर जो ब्राउज़र हैं वो XHTML को भी सपोर्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो इस तरह से रहेंगे। HTML इज एक्सटेंडेड फ्रॉम HGML और XHTML इज एक्सटेंडेड फ्रॉम XML। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कि HTML में आप टैग स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में, कोई इशू नहीं होगा। बट XHTML है वो आपकी केस सेंसिटिव है, आपको सारे टैग्स लोअर केस में लिखने पड़ेंगे। डॉक टाइप is not necessary in HTML, but जो doc type is very necessary in XHTML. It is not necessary to close all the tag in HTML, but it is necessary to close all the tags in XHTML. HTML में अगर आपने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है तो आपको उसको डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट XHTML में अगर आपने किसी टैग के एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं GFG को मैंने कैसे लिखा हुआ है, डबल कोट के अंदर लिखना मैंडेटरी है। HTML जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .html और HTM, और XHTML डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन होती है वो है हमारे पास .xhtml, .xht, .xml। HTML हमारी लेस एक्सप्रेसिव है और XHTML हमारी मोर एक्सप्रेसिव है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन HTML और XHTML। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हमारी यूज़ होती है HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए और उनको कस्टमाइज़ करने के लिए, जो कि हमारे वेब पेज पे होते हैं। CSS आपका 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें कैस्केडिंग का मतलब होता है कि लुक, जो HTML एलिमेंट की लुक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है स्टाइल, तो स्टाइल का मतलब है कि आपने जो HTML एलिमेंट है उनकी स्टाइलिंग करनी है, जैसे फ़ॉन्ट, कलर, स्पेसिंग। और तीसरा है शीट, इसका मतलब है वेब पेजेस। तो ओवरऑल आपका CSS का मतलब हुआ कि HTML जो आपके एलिमेंट हैं उनकी स्टाइलिंग करनी, उनको कस्टमाइज़ करना ताकि वो ज़्यादा सुंदर दिखें वेब पेज के ऊपर। एडवांटेज की बात करें तो रीयूजेबिलिटी CSS का बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक बार CSS लिखेंगे और उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचता है और मेंटेनेंस भी आपकी इजी हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि जो सभी ब्राउज़र हैं कंपैटिबल नहीं होते हैं CSS के। डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट आपको आउटपुट मिल सकती है। जो CSS है हमारी 3 तरह की होती है। फर्स्ट है वो इनलाइन CSS। इसका मैं बता दूं कि इनलाइन CSS आपका जो HTML एलिमेंट होता है उसके अंदर ही आप स्टाइल टैग लिखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं। और इंटरनल CSS में क्या होता है कि आपका जो स्टाइलिंग है उसकी डेफिनेशन आपकी हेड टैग के अंदर लिखी जाती है स्टाइल टैग के साथ। और जो एक्सटर्नल CSS है उसमें क्या होता है आपका कि जो स्टाइलिंग से रिलेटेड कोड होता है वो एक्सटर्नल फाइल में लिखा जाता है जिसकी एक्सटेंशन .css होती है, और इस फाइल को आप इंक्लूड करते हैं हेड के अंदर। उसी के बेसिस के ऊपर HTML एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होती है। अगर आपके पेज में तीनों स्टाइल यूज़ हो रहे हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, तो आपका ऑर्डर इस तरह से रहेगा कि जो इनलाइन CSS होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी और उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको प्रोग्राम में बता देता हूँ कि कैसे काम करती हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। इनलाइन में आप देखेंगे कि बॉडी टैग के अंदर मैंने H1 टैग लिखा हुआ है, उसी में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, कलर इक्वल टू रेड। तो इससे आपकी आउटपुट क्या आएगी, रेड हेडिंग। और इंटरनल CSS में मैं जो स्टाइल का कोड है वो लिखूंगा हेड टैग के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड टैग है, इसके बीच में मैंने स्टाइल टैग लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी इस HTML एलिमेंट के स्टाइल की। तो H1 पे मैंने कलर कर दिया ब्लू। अब जो H1 की आउटपुट आएगी वो मेरी आएगी कुछ इस तरह से, ब्लू हेडिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल CSS। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को स्टाइलिंग है वो अलग फाइल में लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं styles.css, और इस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है हेड टैग के अंदर।
और जैसे ही मैं इस टैग को यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा तो इस H1 टैग के ऊपर मेरी ये वाली स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो ग्रीन हेडिंग जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा ग्रीन कलर में लिखा हुआ ग्रीन हेडिंग। तो ये थे हमारे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ज़्यादा डिटेल में आप प्रैक्टिकल सेक्शन में इसके बारे में समझ सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपको, तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है PHP, जो कि इस यूनिट का मेन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। PHP हमारी मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन का कोड है वो रन होगा वेब सर्वर के ऊपर, ना कि वेब ब्राउज़र के ऊपर, जैसा कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में होता है। PHP की फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP जो फाइल हम बनाते हैं उसमें हमारा HTML कोड भी होता है, CSS कोड भी होता है, जावास्क्रिप्ट का भी होता है और PHP का भी कोड होता है। एडवांटेज की बात करें तो PHP का एडवांटेज है कि इसको यूज़ करना बड़ा ईजी है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन होती है। आप इसको विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स और मैक तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। PHP आपकी डिफरेंट टाइप के डाटाबेसेस को सपोर्ट करती है, जैसे ओरेकल को भी करती है, माईस्क्यूएल को भी करती है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट वाइडली आप माईस्क्यूएल को यूज़ करते हैं, क्योंकि माईस्क्यूएल भी आपकी ओपन सोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है कि PHP हमारी कंपैटिबल होती है ऑलमोस्ट सभी फेमस सर्वर्स होते हैं, जैसे अपाचे सर्वर, IIS सर्वर विंडोज़ का जो होता है। आप PHP के थ्रू किसी भी फाइल को क्रिएट, ओपन, रीड, राइट और डिलीट कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ PHP में हमारी पुअर एरर हैंडलिंग होती है, जो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको अननेसेसरी एरर दिखेंगे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जब आप इसको रन करेंगे। सिक्योरिटी इसका बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो कोड सबके लिए विजिबल होता है। थर्ड है कि वीक टाइप, इसमें जो डाटा टाइप है वो हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है, तो ये वीक डाटा टाइप होती है। फोर्थ है आपका डिक्लाइन पॉपुलैरिटी, और फिफ्थ है आपका कि प्रोग्रामर को डिफरेंट PHP फ्रेमवर्क के बारे में लर्न करना पड़ता है, क्योंकि PHP के स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क बने हुए हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क जैसे आपका केक PHP, जेंड एजेट्रा। नेक्स्ट है कि PHP को यूज़ क्यों करना चाहिए। ये सारे एडवांटेज तो हैं, बट इसके साथ साथ हमें ये भी है कि PHP में हम HTML आउटपुट ही नहीं जनरेट कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, PDF फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश मूवीज़, इमेजेस, JSON, XML, XHTML, ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट की आउटपुट जनरेट कर सकते हैं थ्रू PHP। सो दैट्स ऑल फॉर PHP। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने PHP को इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा वेब सर्वर, नेक्स्ट होगा डाटाबेस और थर्ड होगा PHP पार्सर। जैसा कि आपको पता है कि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो आपको इसको रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। आप डिफरेंट सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ का IIS सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप फ्री सर्वर जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है PHP के साथ वो है अपाचे, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अपाचे को डाउनलोड करना है तो ये लिंक आपके पास अवेलेबल है, इस लिंक के थ्रू आप अपाचे को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस, जो सेकंड कंपोनेंट आपको चाहिए PHP को रन करने के लिए। अगर आप PHP के थ्रू कोई डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो डाटाबेस से कनेक्ट हो, तो आपको डाटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। और PHP आपके डिफरेंट डाटाबेसेस को सपोर्ट करती है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। इसमें ओरेकल, माईस्क्यूएल, सीबेस, ठीक है। जो मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला PHP के साथ डाटाबेस है वो है माईस्क्यूएल, और माईस्क्यूएल को आप इस लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस लिंक का URL। नेक्स्ट कंपोनेंट है PHP पार्सर। PHP पार्सर की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि PHP पार्सर जो आपकी PHP स्क्रिप्ट होती है उसको HTML कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकता हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए PHP के बारे में वो है कि PHP की आपने अगर कोई कन्फिग्रेशन करनी है तो आपको PHP की कन्फिग्रेशन फाइल php.ini में उसकी सेटिंग्स मिलेंगी। आप उस फाइल में जाकर डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं PHP की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड, जैसे कि शॉर्ट टैग्स आपने सपोर्ट करने हैं या नहीं करने हैं, अपलोड साइज चेंज करना है, फाइल टाइम आउट
चेंज करना है, रिसोर्स लिमिट चेंज करनी है, ये सारी सेटिंग्स आप PHP INI फाइल में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैम्प, जैम्प, बैम्प और मैम्प। अगर आपने PHP को रन करना है तो आपने पढ़ा कि आपको 3 कंपोनेंट की ज़रूरत है, जिसमें आपका वेब सर्वर, डाटाबेस और PHP पार्सर है। ये डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट है जिनमें आपको ये तीनों कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएंगे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद। जैम्प आपका मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज है जहाँ पे आप PHP को रन कर सकते हैं और इसमें आपको PHP की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चाहिए वो आपको सारी एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी। ये आपका कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, जैसे इसमें आपको अपाचे वेब सर्वर भी मिल जाएगा, M4 MySQL डाटाबेस भी मिल जाएगा, PHP और पर्ल ये दोनों भी मिल जाएंगी इसमें। इसके साथ साथ आपको PHP MyAdmin, FileZilla, FTP सर्वर ये सारी चीज़ें भी बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प में मिलेंगी। जैम्प की तरह आपके पास और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे बैम्प, लैम्प और मैम्प। आप इनको भी अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं जैम्प के ना होने पे। जैम्प आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये ओपन सोर्स है और सिंपल टू यूज़ है। अगर हम लैम्प की बात करें तो लैम्प आपका बना हुआ है लाइनक्स प्लेटफॉर्म के लिए और इसमें जो A है सेकंड इसकी फुल फॉर्म है अपाचे वेब सर्वर और M4 MySQL डाटाबेस और P फॉर PHP। उसके बाद है मैम्प फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी आपको A फॉर अपाचे वेब सर्वर मिलेगा, M फॉर MySQL डाटाबेस और P फॉर PHP। और बैम्प आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जहाँ पे A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL और P फॉर PHP आपको मिलेगा। तो ये 4 डिफरेंट एनवायरनमेंट है। जैम्प आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको विंडोज़, लाइनक्स और मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। उससे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए कि जब आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं किसी भी वेब सर्वर को तो फ्रंट एंड आपका होता है कि आपका PC, आपका फ़ोन या आपका टैबलेट, जहाँ पे आपके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। और ये है बैक एंड सर्वर साइड। यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए क्या चाहिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैक एंड तक पहुँचा सके। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी PHP, ASP.NET, जावा, पाइथन। यहाँ पे हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम PHP के बारे में, जो कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करती है डाटाबेस से डायनेमिक डाटा फ्रंट एंड में दिखाने के लिए। तो कोई भी रिक्वेस्ट आपने फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजनी है तो आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। और रिक्वेस्ट भेजेंगे आप सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा आपको फ्रंट एंड को और फ्रंट एंड में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिज़ल्ट शो कर देगी जो सर्वर ने भेजा होगा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो सर्वर पे रन होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहाँ होती है, वेब ब्राउज़र पे रन होती है। सोर्स कोड विजिबल होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे रन होती हैं। और सोर्स कोड इज़ नॉट विजिबल टू यूज़र फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आपने PHP पेज बनाया हुआ है तो उसमें अगर HTML भी मिक्स है तो Ctrl+U करेंगे वेब ब्राउज़र के ऊपर तो आपको HTML कोड तो दिख जाएगा बट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड, PHP वाला कोड नहीं दिखेगा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपकी फास्टर होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग स्लो होती है क्योंकि आपको रिक्वेस्ट सर्वर तक लेके जानी होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपकी डाटा वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है मोस्ट प्रोबेबली। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपकी डायनेमिक पेजेस जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आप डाटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से आप डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से आप फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं,
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से आप फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका फाइल सिस्टम भी सर्वर पे पड़ा रहेगा, आपका डेटाबेस भी सर्वर पे रहेगा। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, इसकी रीच यहाँ तक ही है, ये सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं ले जा सकती है। यही कारण है कि आपकी जो फाइल सिस्टम या डाटाबेस को एक्सेस करना है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से इम्पॉसिबल है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का हमारे पास एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट और HTML, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल है हमारे पास PHP और ASP, जावा, पाइथन एजेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PHP वेरिएबल्स। तो वेरिएबल आपके यूज़ होते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। किस तरह की वैल्यू? नंबर, करैक्टर, स्ट्रिंग, एड्रेस, जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो PHP में हम वेरिएबल को डॉलर सिंबल से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर के साथ कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो PHP वेरिएबल है। डॉलर के बाद हमारा वेरिएबल का नाम आता है, उसके बाद हमारा जो भी अगर हमने वैल्यू असाइन करनी है कोई ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आ रहा है हमारा वेरिएबल की वैल्यू, जो भी हमने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। और इस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे या फिर स्टेटमेंट बोलेंगे। वेरिएबल हमारे यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स को हमें किसी नाम के साथ डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। PHP हमारी लूजली टाइप लैंग्वेज है, हमें डाटा टाइप को डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है हम देखेंगे कि वेरिएबल्स रूल्स इन PHP। अगर PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल है कि आपका जो वेरिएबल है वो डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सभी वेरिएबल के साथ डॉलर लगा हुआ है, जो भी वैलिड वेरिएबल है। सेकेंड है कि वेरिएबल का नाम है वो आपका लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। और थर्ड चीज़ है कि आपका वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल इनवैलिड तभी है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नंबर से हो रहा है। नेक्स्ट है कि जो वेरिएबल है आपका वो केस सेंसिटिव है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग से ट्रीट किया जाता है PHP में। तो अगर आप कैपिटल A लिखेंगे तो उसका डिफरेंट मीनिंग होगा और स्मॉल लिखेंगे तो डिफरेंट मीनिंग होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम वेरिएबल स्कोप्स। वेरिएबल की स्कोप से हमें पता लगता है कि वेरिएबल की वैलिडिटी कहाँ तक है। तो PHP में हमारे वेरिएबल वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आप देख सकते हैं कि जिनकी जो वैलिडिटी होती है विद इन फंक्शन होती है, जिनका स्कोप विद इन फंक्शन होता है, आप आउट ऑफ फंक्शन उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल आपके फंक्शन के बाहर भी असेसिबल हैं और फंक्शन के इनसाइड भी। ग्लोबल वेरिएबल को आपको फंक्शन के आउटसाइड और पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी वो फंक्शन के अंदर आपको असेसिबल होंगे। बट ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के साथ एक्सेस करने के लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। थर्ड है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल आपकी वैल्यू को फंक्शन रन होने के बाद या एग्जीक्यूट होने के बाद डिलीट नहीं करता है, उनकी वैल्यू को परसिस्ट रखता है। तो उन केसेस में जहाँ पे हमें वैल्यू को डिलीट नहीं करना होता है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, वहाँ पे हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जैसे काउंटर बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करता तो मेरी आउटपुट हर बार 1 1 1 ही आती। बट मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमारी सेव रह रही है। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो 1 + 1 2 हो जाता है प्रिंट, और थर्ड टाइम जब कॉल करूँगा तो उसकी वैल्यू 3 प्रिंट होती है। तो ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल का यूज़। थर्ड है हमारा डाटा टाइप इन PHP। तो PHP में हमारे पास जो मेजर डाटा टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंटीजर देख लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर में हमारे होल नंबर स्टोर होते हैं, एग्जांपल जैसे 34 4 यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल है। सेकंड है डबल डाटा टाइप, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होते हैं, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप डबल डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आपका बुलियन, जिसमें ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है आपने, तो आप बुलियन डाटा टाइप यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फोर्थ है आपके पास नल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली एग्जांपल फॉलो कर सकते हैं $x = null।
उसके बाद है आपके पास स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, सिटी का नाम। उसके बाद है हमारे पास एरे। एरे आप सिमिलर डाटा आइटम स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर, जैसे स्टूडेंट की डिटेल, बैंक एम्प्लॉय की डिटेल, फेसबुक यूज़र की डिटेल। सिमिलर डाटा आइटम आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी आपका एरे की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, आप नॉन सिमिलर डाटा आइटम को स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिसोर्स। अगर जैसे आपने कोई डाटाबेस से वेरिएबल आ रहा है तो उस टाइप के वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो रिसोर्स होगी। तो ये था हमारा पीएचपी वेरिएबल के बारे में बेसिक। सबसे पहले हम पीएचपी वेरिएबल्स के रूल के बारे में पढ़ा, फिर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा और उनके स्कोप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इको और प्रिंट स्टेटमेंट इन पीएचपी। इको और प्रिंट दोनों ही आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज़ होती हैं आपकी। दोनों सिमिलर हैं, बड़े ही माइनर से डिफरेंस है दोनों में। जो इको है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, बट जो प्रिंट है आपको रिटर्न करती है, जिसको आप एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए। इको आपके मल्टीपल पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, बट जो प्रिंट है वो ओनली आपका एक ही पैरामीटर लेती है। इको आपकी फास्टर है कंपेयर टू प्रिंट। तो इको को आपने देखो यहाँ पे यूज़ कर लिया, कनकैटिनेट कर दिया यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और इस तरह आपकी आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गई। नेक्स्ट है प्रिंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एफ और एस प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आपकी यूज़ होती है जब आपने अपनी आउटपुट में स्टैटिक और डायनेमिक इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना हो, तो आप प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं। एस प्रिंट एफ आपकी प्रिंट एफ की तरह होती है, बट आपकी जो आउटपुट है उसको असाइन कर देते हैं स्ट्रिंग में, रेदर देन आपके ब्राउज़र पे वो आउटपुट जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे आइडेंटिफायर या नेम होते हैं सिंपल वैल्यू के लिए। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। वेरिएबल और कांस्टेंट में यही डिफरेंस होता है कि वेरिएबल की वैल्यू हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कांस्टेंट की वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है। कि कांस्टेंट को हम विदाउट डॉलर डिक्लेयर करते हैं। कांस्टेंट हमारे बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होते हैं, डिफाइन के साथ हम इनको डिक्लेयर करते हैं। 3 इसके पैरामीटर हैं, नेम और कांस्टेंट की वैल्यू और केस इंसेंसिटिव, हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू इसमें देनी। ये इसकी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक कांस्टेंट मैंने डिफाइन के साथ डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू क्या कर दी, असाइन www.magicinfo.in, और इको के साथ मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को आउटपुट कर लूंगा स्क्रीन के ऊपर। और अगर मैं केस इंसेंसिटिव वाले वेरिएबल की वैल्यू ट्रू सेट कर देता हूँ तो मैं इस वेरिएबल को स्मॉल लेटर में भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी ऑपरेटर्स। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल के ऊपर और डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। ऑपरेटर आपके एक वैल्यू भी एक्सेप्ट करते हैं, 2 भी करते हैं, और उनके बेसिस के ऊपर डिफरेंट रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले करते हैं या रिटर्न करते हैं। जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो आपसे 2 वैल्यू लेते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर आपसे 3 वैल्यू लेते हैं और उनके बेसिस के ऊपर आपको रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सप्रेशन में f = 5 + 8 में अगर आप देखेंगे, ये एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप, इसमें इक्वल टू और प्लस ये दोनों क्या हैं, ऑपरेटर हैं, और 5 और 8 क्या है, ऑपरेंट है। अगर यहाँ पे देखें 1 + 2 तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है, और 1 और 2 क्या है, ऑपरेंट है। तो हम इन डिफरेंट ऑपरेटर के बारे में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्टार, मल्टीप्लिकेशन, ये दिए हुए हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 5 माने, y की वैल्यू 3 माने, तो एडिशन क्या करेगा, x + 5 आपके 5 + 3 8 रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपने किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हमारे पास डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर ये अवेलेबल हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू,
स्टार इक्वल टू स्लैश इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। x डिवाइड इक्वल टू बाई, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू x डिवाइड बाई, और इसका मतलब हुआ 10 डिवाइड 5 जो कि होता है आपका 2, तो आपका रिजल्ट क्या होगा 2। थर्ड जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। आपके डिफरेंट कंपैरिजन करने के लिए आपके कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होंगे। ये आपके डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। इक्वल टू दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर मैं आपको बता दूं कि ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करते हैं आपकी, ठीक है। आप इनको कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। x और y की वैल्यू अगर 15 है तो $x इक्वल टू बाई, तो ये कंपेयर करेगा x की वैल्यू बाई है या नहीं है। अगर x की वैल्यू बाई के इक्विवेलेंट होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर इक्विवेलेंट नहीं होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 इज़ इक्वल टू 15, तो ये क्या हुआ आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि ये इक्वल नहीं है 20 15 के। तो इस तरह आपके ये कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। उसी तरह ट्रिपल इक्वल टू में आपकी वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी देखी जाती है कि वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी सेम है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर डाटा टाइप सेम नहीं होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्री इंक्रीमेंट वेरिएबल से पहले प्लस यूज़ करना या माइनस यूज़ करना तो प्री बोलेंगे, और वेरिएबल के बाद करना है तो हम उसको पोस्ट बोलेंगे। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है और बाई 1 से, और रिटर्न भी आपको 11 रिटर्न होगा अगर 10 होगी वैल्यू इसकी। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आपकी वैल्यू तो इंक्रीज हो जाती है x की 11, 10 से 1 इंक्रीज़ किया तो 11 हो गई, बट रिटर्न क्या होगा आपको 10 ही होगा। तो पोस्ट में आपने रखना है कि जो रिटर्न होगा वो ओल्ड वैल्यू होगी और वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी। सेम केस आपका प्री डिक्रीमेंट के लिए भी यूज़ होगा। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास हैं एंड, और, नॉट, एक्स और। ये आप देख सकते हैं जब आपने मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना है तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन आपने यूज़ करनी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 1 इज़ इक्वल टू 1 ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड 2 इज़ इक्वल टू 2 ये भी ट्रू है, और ट्रू को जब हम एंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। तो आपको ये इस तरह से अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है तो आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज़ होगा। डॉट आपका जैसे इको के साथ यूज़ होता है 2 वेरिएबल की वैल्यू को कनकैटिनेट करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरे पास हेलो है, बर्ड है, और अगर मैं इसको डॉट इक्वल टू लिखूँगा तो रिजल्ट जो मेरा आएगा वो आएगा हेलो बर्ड। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा एरे ऑपरेटर। ये एरे के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑपरेटर्स के नाम हैं, एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे प्लस आपका जो एरे के एलिमेंट को यूनियन करने के लिए यूज़ होगा। जैसे एक एरे में एलिमेंट है 2, सेकेंड एरे में एलिमेंट है 2, अगर हम इनको यूनियन करेंगे तो जो रिजल्ट होगा हमारा वो होगा एक एरे जिसमें चारों एलिमेंट होंगे ये वाले, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें आपका टर्नरी ऑपरेटर भी आ जाता है। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने हाईलाइट की हुई है। जैसे कोई वेरिएबल लिया जिसमें टर्नरी ऑपरेटर में आपकी 3 वैल्यू चाहिए होंगी। x में ऐसा होगा कि अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो x की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होगी, और अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स होगी तो x में वैल्यू एक्सप्रेशन 3 असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नल कोलेसिंग ऑपरेटर। अगर x में आप देखेंगे अगर एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट करता होगा और नल नहीं होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन 1 हो जाएगी, और अगर एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट नहीं करता होगा या फिर नल होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 असाइन हो जाएगी। ये आपके पास एग्जांपल है इस चीज़ को यूज़ करने का। तो ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे जो डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं वेरिएबल के ऊपर। 3 तरह के ऑपरेटर थे, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। फर्दर इसकी टाइप थी अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग और
एरे ऑपरेटर, साथ में कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। तो अगर आपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है तो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर से हेल्प लेनी पड़ेगी। बेसिकली आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है वो 3 टाइप से होती है। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपकी टॉप से बॉटम की तरफ आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। सेकंड है डिसीजनल और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपकी कंडीशन के बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सी स्टेटमेंट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी, लेफ्ट वाली या राइट वाली। उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी वो कंडीशन के बेस के ऊपर डिसाइड होगा। थर्ड है लूपिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी सम टाइम। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी कंट्रोल करती हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। जो सीक्वेंस स्टेटमेंट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिसीजन और लूपिंग के बारे में। जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर ईच और डू व्हाइल। कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं वो भी 4 तरह की होती हैं, इफ़ एल्स इफ और स्विच केस। तो अब हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ेंगे ताकि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आ जाए। ये सेम चीज़ें आपकी PL/SQL वाले यूनिट में भी यूज़ होंगी। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर का आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ऑलमोस्ट सेम ही है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं PHP इफ़ स्टेटमेंट से। PHP इफ़ स्टेटमेंट आपकी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज आपकी PHP की इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कुछ भी नहीं करेगी। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो ये है इफ़ कंडीशन डिफाइन करेंगे और इसके बीच में कोड लिख देंगे जो हमने कंडीशन ट्रू होने के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। फ्लो चार्ट देखें तो इस तरह से रहेगा। आप कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में चले जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूँ आपको कि आपने चेक करना है कि कोई पर्सन पास है। हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स जिसमें 50 असाइन कर दिए और यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 32 तो आपको रिटर्न होगा पास, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो ये आपका एग्जांपल है इफ़ स्टेटमेंट का। इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी पास, क्योंकि जो कंडीशन क्या है इफ़ के अंदर लिखी हुई वो क्या है, ट्रू हो रही है। 50 इज़ ग्रेटर देन 32, इसने ट्रू रिटर्न किया तो आपका जो यहाँ ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें 2 कंडीशन आप हैंडल करेंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो डिफरेंट सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो डिफरेंट सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका सिंटेक्स इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन लिखेंगे और इन ब्रैकेट के बीच में वो वाला कोड लिखेंगे जो आपने एग्जीक्यूट करना है कंडीशन ट्रू होने पे, और अगर यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो आपका एल्स वाले पार्ट में लिखा हुआ होगा। अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो इस तरह से रहेगा। आप कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इफ वाला, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इफ़ वाला जैसे पास के बारे में बता रहा था, इफ़ एल्स वाला आपको पास और फेल दोनों के बारे में बताएगा। तो हमने वेरिएबल ले लिया मार्क्स जिसमें 50 वैल्यू असाइन कर दी और कंडीशन लिख दी इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 32 तो आपको पास रिटर्न होगा और एल्स क्या होगा, फेल रिटर्न होगा। तो मार्क्स अगर आप 32 से कम डालेंगे या 32 डालेंगे तो आपको फेल रिटर्न होगा, अदरवाइज 50 रिटर्न होगा। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, 50 आएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट है आपका इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में आपकी 2 से ज़्यादा कंडीशन हैंडल आप कर सकते हैं। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो आपका एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और कंडीशन 2 होगी ट्रू तो सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन 3 होगी तो थर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये इसका सिंटेक्स है। इफ़ कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स इफ में आप सेकंड कंडीशन लिखेंगे और अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हुई तो आपका सेकंड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 3 ही कंडीशन लिख सकते हैं, आप 10 कंडीशन भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फ्लो चार्ट देखें तो हमारे पास इस तरह से रहेगा।
फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सेकंड कंडीशन चेक होगी, अगर सेकंड ट्रू होगी तो सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स होंगी। अगर सेकंड भी ट्रू नहीं होगी तो थर्ड चेक करेंगे, अगर थर्ड ट्रू होगी तो थर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आगे को चला जाएगा। एग्जाम्पल इसमें बता दूं कि आपके पास मार्क्स के आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कौन सी डिवीज़न है। जैसे 52 आपने मार्क्स असाइन किए तो इफ़ में आप लिख देंगे कि अगर 60 से बड़े हैं मार्क्स, आपके 60 से ज़्यादा हैं आपके मार्क्स, तो फर्स्ट डिवीज़न आएगा आपको रिज़ल्ट। अगर 60 से छोटे हैं बट 50 से ज़्यादा हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा सेकंड डिवीज़न। और अगर 33 से ज़्यादा है और 50 से कम है तो थर्ड डिवीज़न आएगा। और एल्स क्या आएगा, आपका फेल आएगा। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी वो आएगी सेकंड डिवीज़न, क्योंकि आपके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है आपका स्विच केस स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें हम सेलेक्टर पास करते हैं और उस सेलेक्टर की वैल्यू जिस भी ब्लॉक से मैच करती है वो वाला सेट ऑफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंटैक्स की बात करें तो स्विच, यहाँ पे हम सेलेक्टर n पास कर रहे हैं और अगर n की वैल्यू केस 1 से मैच करेगी, मतलब n की वैल्यू 1 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। 3 होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और अगर कोई भी स्टेटमेंट n से मैच नहीं करेगी तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो आपने यहाँ पे लिखी होगी। ये आपका ऑलमोस्ट इफ एल्स इफ़ की तरह है, बट इफ एल्स इफ़ में आपकी एक पर्टिकुलर रेंज कवर होती है। यहाँ आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फ्लो चार्ट की बात करें तो इस तरह से है। एक्सप्रेशन है जिसके साथ भी मैच करेगा, अगर 1 के साथ मैच करेगा तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 के साथ करेगा ब्लॉक 2, 3 के साथ ब्लॉक 3, अप टू सो ऑन। अगर किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा या नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसका एग्जांपल है जैसे ग्रेड से आपने मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो मैंने जैसे ग्रेड लिखा B और स्विच में ग्रेड पास कर दिया। अगर A है तो एक्सीलेंट, B है तो गुड, C है तो पुअर, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला नो सच ग्रेड। तो ये जो B है वो किससे मैच कर रहा है, केस B से, तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, गुड। इस सारी चीज़ के बारे में अगर आपने डिटेल में प्रैक्टिकली समझना है तो उसके लिए मैंने अलग से प्रैक्टिकल सेक्शन वाला वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से समझ आ जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग में सबसे पहले आती है वाइल लूप। वाइल लूप में आपका क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होता है मल्टीपल टाइम जब तक आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये है आपका सिंटैक्स। वाइल के अंदर कंडीशन लिखी होगी और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कोड जो यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप वाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे। सिंटैक्स ये था हमारा वाइल लूप के बारे में। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट किया, ये आपकी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो वाइल के अंदर बॉडी में जो कोड लिखा हुआ है ग्रीन कलर का वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन चेक होगी और अगर ट्रू होगी तो फिर से इसी में घूमता रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस लूप से बाहर आ जाएगा और कोड स्टॉप कर जाएगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे मैंने 1 to 5 प्रिंट करने हैं तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू को असाइन कर देना है यहाँ पे और वाइल में कंडीशन लिख देनी है कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो मैं x को प्रिंट करता रहूँगा और x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करता रहूँगा यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, मेरे पास 1 to 5 प्रिंट हो जाएंगे और जैसे ही 5 प्रिंट हुए तो x की वैल्यू क्या होगी, 6। अब जब मैं चेक करूँगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, फॉल्स, और उस केस में ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। प्रैक्टिकल सेक्शन में हम कम से कम 10 एग्जाम्पल के ऊपर इस प्रोग्राम को अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी आपकी वाइल लूप की तरह एग्जीक्यूट होती है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी आपके पास जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। बट वाइल और डू वाइल में जो मेजर डिफरेंस ये है कि जो डू वाइल में वो कंडीशन है वो एंड में चेक की जाती है। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ही एग्जीक्यूट होगा डू वाइल में। तो पहले डू के अंदर हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और बाद में हम चेक करेंगे कंडीशन,
और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो फिर से डू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो एट लीस्ट एक बार चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर कंडीशन फॉल्स हो, आपका डू वाला कोड जरूर चलेगा। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो इस तरह से रहेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसी लूप में घूमता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। सेम प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे 1 to 5 प्रिंट करने के लिए। x की वैल्यू 1 हमने पुट कर दी, जो इनिशियल पॉइंट है हमारा सीरीज़ का, और इसको इको कर दिया x को, और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और एंड में हमने कंडीशन चेक कर ली while x is less than equal to 5। तब तक आप इसी लूप में घूमते रहेंगे और जैसे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। आउटपुट आपकी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में आपका ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है। इसमें आपके टेस्ट काउंटर में आपकी कंडीशन चेक होती है और कंडीशन ट्रू होगी तो जो लूप काउंटर होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। लूप के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये सिंटेक्स है फॉर इनिशियलाइज काउंटर। आप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे, चेक करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो लिखा हुआ कोड वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। ये आपका फ्लो चार्ट है। कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो काउंटर वेरिएबल है वो अपडेट हुए, फिर से कंडीशन चेक हुई, इसी तरह चलता रहा और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आ गए। तो 1 to 5 अगर आपने फॉर लूप से प्रिंट करने हैं तो आप इस तरह करेंगे, ये वैल्यू आपने असाइन कर दी और इस तरह से आपने ये प्रिंट कर लिए। नेक्स्ट है आपका फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप आपकी एसोसिएटिव एरे को ट्रैवर्स करने के लिए यूज होती है। ये हम एरे में पढ़ेंगे एसोसिएटिव एरे क्या होता है इसी वीडियो में। जैसे आपने की वैल्यू पेयर होते हैं एसोसिएटिव एरे में, तो उन की वैल्यू पेयर को एक्सेस करने के लिए फॉर ईच लूप यूज होती है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, फॉर ईच $array एज $value को टू बी एग्जीक्यूटेड इसमें लिखा जाएगा। इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह से है कि आपकी कंडीशन चेक हुई, जब तक की कंडीशन ट्रू है वो इस लूप के अंदर ट्रैवर्स करता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर हो जाएगा। जैसे अगर हम एसोसिएटिव एरे की बात करें तो वो चेक करेगा कि उस एसोसिएटिव एरे में कितने एलिमेंट हैं। जब तक उसमें सारे एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं होते हैं तब तक आपकी वो इस लूप में ट्रैवर्स करता रहेगा, नेविगेट करता रहेगा, और जैसे ही एंड आइटम पे पहुंच जाएगा वो एरे की तो वो एरे से बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने एक एरे लिया रेड ग्रीन ब्लू, इसमें 3 एलिमेंट स्टोर किए, फॉर ईच आपने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये लूप इस एरे को ट्रैवर्स करती रहेगी, पहले 1 आइटम प्रिंट करेगी, फिर 2, फिर 3, जब तक कि लास्ट आइटम प्रिंट नहीं हो जाती, और जैसे लास्ट आइटम प्रिंट होगी तो वो इस फॉर ईच लूप से बाहर निकल जाएगा। ये इसका एग्जांपल एक और बताया हुआ है, की वैल्यू पेयर वाला एसोसिएटिव एरे लिया है जिसमें इंडेक्स क्या है, स्ट्रिंग है। ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, x जो की थी इसकी अमित इक्वल टू $, जो वैल्यू इसकी 35। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल सेक्शन में अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि तो आप प्रैक्टिकल वाला वीडियो भी ध्यान से देखें। नेक्स्ट है PHP फंक्शंस। फंक्शन आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आपका स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा होता है। आप इस कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। फंक्शन आपके कुछ एक वैल्यू इनपुट लेते हैं और कुछ एक वैल्यू रिटर्न भी करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम। जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन तो आपको PHP के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो हमारी समस्या होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो बिल्ट इन फंक्शन की बात करें, हमारे पास जैसे अवेलेबल हैं डेट एंड टाइम फंक्शन में, जैसे डेट हम स्पेसिफाई फॉर्मेट करेंगे तो हमें डेट रिटर्न हो जाएगी। काउंट फंक्शन हमें एरे का काउंट बताता है कि एरे में कितने एलिमेंट हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमारा स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि स्ट्रिंग में कितने करेक्टर स्टोर है। माईस्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन हमें हेल्प करता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है आपके PHP में जिनको आप यूज कर सकते हैं।
यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं? जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहता है। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंटैक्स क्या रहेगा? फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, ये दोनों ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर कोड लिखेंगे जो भी आप इस फंक्शन के कॉल होने पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एक यहाँ पे नोट आपने ध्यान रखना है कि फंक्शन का जो नेम होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, बट PHP के वेरिएबल क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये बात आपने जरूरी से ध्यान रखनी है। केस सेंसिटिव नहीं है मतलब आप फंक्शन का नाम छोटे में लिखो चाहे बड़े में लिखो, उनका सेम ही मीनिंग होगा। तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, राइट मैसेज। इस फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो आपका हेलो बर्ड मेरा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ PHP फंक्शन। कोड रीयूजेबिलिटी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे अगर आपने प्लस का फंक्शन लिख दिया तो आप इसको 10 बार प्लस करने के लिए यूज़ करो, 100 बार करो, 1000 बार करो। लेस कोड आपका कम हो जाता है। ब्रेक ए लार्जर नंबर ऑफ कोड इनटू स्मॉल पीसेस। अगर आपके प्रोग्राम में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आप उनको डिफरेंट फंक्शन में लिखेंगे तो आपका कोड ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीसेस में। ईजी टू अंडरस्टैंड, ये भी फंक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप फंक्शन को देख के फंक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कि आपने कोई भी कोड ओपन नहीं लिखा हो। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे ही आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, गेट सम, जो आपका सम करेगा 2 नंबर का। तो 2 नंबर का सम करने के लिए इसको इनपुट क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो मैंने इसके 2 आर्गुमेंट ले लिए यहाँ पे। सम क्या होगा? इन दोनों आर्गुमेंट का प्लस। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट सम को, तो क्या होगा? जो भी पैरामीटर मैंने इनके साथ 10 और 20 पास करूँगा वो क्या होंगे? एक सम वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल है इसके अंदर, उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे ये दोनों आर्गुमेंट, और ये वाला मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आ रही है, सम ऑफ 10 and 20 is 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन क्या है, कीवर्ड है, उसके बाद वाला पोर्शन है जो गेट सम है वो क्या है? फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं इसके आर्गुमेंट होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता है अगर ज़रूरी नहीं है तो। और इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फंक्शन के कॉल होने पे। फंक्शन को कॉल कैसे करना है? आपने फंक्शन का नाम लिखना है और उसके जो मिनिमम रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो उसको पास करने हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे इन PHP। तो एरे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है PHP में। एरे कंटेन सिमिलर डाटा आइटम विद सेम डाटा टाइप। अगर हमारे पास सिमिलर डाटा आइटम है, जैसे स्टूडेंट की डिटेल है, जैसे एम्प्लॉय की डिटेल है, तो उनको हम डिफरेंट वेरिएबल में नहीं ऐड करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो उनका सोल्यूशन है हम कि एक एरे बनाए जिसमें हम 1000 जो एलिमेंट हैं वो स्टोर कर लें, जिनकी डाटा टाइप क्या होगी? सेम होनी चाहिए। एरे के जो एलिमेंट है वो उसके इंडेक्स के साथ हम एक्सेस कर पाते हैं। एरे के जो एलिमेंट है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। जो फर्स्ट इंडेक्स होता है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है। PHP में जो एरे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसोसिएटिव एरे, न्यूमेरिक एरे और मल्टी डिमेंशनल एरे। एरे में मल्टीपल आइटम होती हैं सिमिलर डाटा टाइप जो डिफरेंट इंडेक्स से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स एरे में आपका जो इंडेक्स होता है एरे का वो क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसको एक्सेस करना इजी होता है। और इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव एरे, जिसमें एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्ट्रिंग होता है, वो की वैल्यू पेयर होता है। आप उस की से उस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी डिमेंशनल एरे में क्या होता है कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे स्टोर होता है। एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे भी स्टोर हो सकते हैं मल्टी डिमेंशनल एरे में। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडेक्स एरे के बारे में। इंडेक्स एरे में आपकी जो इंडेक्स होती है वो न्यूमेरिक होती है और 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिक एरे है, मेरा $नेम, और इसको एरे से डिक्लेयर किया। एरे कीवर्ड है और इसमें एलिमेंट मैंने क्या स्टोर कर दिए? 6 एलिमेंट स्टोर कर दिए। और इनका इंडेक्स कहाँ से शुरू हो गया? 0 to 5। अगर 6 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 5। अगर 10 एलिमेंट है
तो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा 9। इस एरे को डिक्लेयर करने के दो मेथड हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं कि डॉलर नंबर लिया, इसमें एरे में वैल्यू स्टोर कर दी, जैसे कि यहाँ बताया 1 2 3। और अगर इस एरे को रीड करना है तो मैं वाइल लूप से, फॉर लूप से, डू वाइल से, किसी भी लूप से इसको रीड कर सकता हूँ। तो वाइल मैंने लूप लगाई और इस लूप को कंटिन्यू किया एरे की लेंथ तक। तो काउंट फंक्शन मुझे एरे की लेंथ रिटर्न कर देता है, जैसे 3 रिटर्न कर देगा। जब तक इस काउंटर की वैल्यू 3 से छोटी है तब तक ये काउंटर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और एरे के डिफरेंट एलिमेंट की वैल्यू मेरे को रिटर्न कर देगा। दूसरा ऑप्शन है एरे को डिक्लेयर करने का कि मैं उनको मैनुअली इंडेक्स के साथ डिक्लेयर करूँ। जैसे नंबर एरे लिया, नंबर एरे की 0 पोजीशन या 0 इंडेक्स पे मैंने ए स्टोर कर दिया, 1 इंडेक्स पे मैंने बी स्टोर कर दिया, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में जो एरे का जो इंडेक्स होता है या एरे की जो की होती है वो स्ट्रिंग होती है और की वैल्यू पेयर्स होते हैं। उन की से आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एरे की। ये एरे है, यहाँ पे इंडेक्स के जगह क्या आ रहा है, उसकी की का नाम आ रहा है। इस की से हम इस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर ईच लूप आपकी एसोसिएटिव एरे को ट्रैवर्स करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे आप इस एरे के की और वैल्यू को दोनों को एक्सेस कर सकते हैं और इसकी आउटपुट आएगी आपकी कुछ इस तरह से। और जिस भी वैल्यू को मैंने प्रिंट करना है उसको इंडेक्स के साथ मैं इको करूंगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इको हो जाएगी। जैसे अगर मैंने एज पीटर इंडेक्स को कॉल किया तो 35 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड मेथड है वो ये है कि मैं एरे का इंडेक्स लिखूं और उसके साथ ही उसका क्या लिख दूं, वैल्यू लिख दूं, डिफरेंट एलिमेंट। तो इस तरह भी मेरा जो एसोसिएटिव एरे है वो बन जाएगा और उसके डिफरेंट एलिमेंट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जिस वैल्यू को भी एक्सेस करना है मैं उसकी की के साथ उसको एक्सेस कर पाऊंगा। मल्टीपल डायमेंशनल एरे में क्या होता है, एरे के अंदर आपके मल्टीपल एरे हो सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस तरह का डाटा अगर हमने स्टोर करना है तो हमें मल्टी डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़े, ज्यादा कम्प्लेक्स डाटा को स्टोर करना है। तो इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, उसमें रोज और कॉलम होंगे। 3 डायमेंशनल एरे, तो 2D एरे को क्रिएट करने का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, कार एक एरे लिया, उसके अंदर भी एरे ले लिया जिसमें आपके पास ये 3 एलिमेंट है और सेकंड एरे में भी 3 एलिमेंट है जो कि इस टेबल में दिखाई दे रहे हैं। और अगर मेरे को इन एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, तो 2 डायमेंशनल एरे है तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 2 कीज आप पास करेंगे और कीज जो आपकी है आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होती हैं। जैसे अगर 1 डायमेंशनल एरे है तो इसकी की होगी 0 और 1। 2 डायमेंशनल एरे है तो रो के लिए की चलेगी 1 और एक की चलेगी आपकी कॉलम। इको के साथ दोनों इंडेक्स को यूज करके आप इनकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते। जैसे अगर मैं इस इको की बात करूं तो इको 1 0, तो 1 मतलब इसमें सेकंड रो की बात हो रही है ये वाली, और सेकंड रो में जो फर्स्ट कॉलम है वो है 0, एड्रेस होगा उसका। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में BMW है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमारे पास 15 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में हमारे पास है 30। तो इस तरह आप मल्टीपल डायमेंशनल एरे बना सकते हैं और इनकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे PHP के गेट और पोस्ट मेथड। जब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हैं तो आपको यूजर से इनपुट लेने के लिए फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है और उन फॉर्म से आप 2 तरह से डाटा को सबमिट कर सकते हैं, गेट मेथड के साथ भी और पोस्ट के साथ भी। और PHP के अंदर आपको सुपर ग्लोबल 2 वेरिएबल $_get और $_ आपके पास अवेलेबल है गेट और पोस्ट का डाटा कलेक्ट करने के लिए जो फॉर्म के द्वारा सबमिट किया गया है। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं कि एक ये आपने HTML में फॉर्म क्रिएट किया यूजर से इनपुट लेने के लिए। किस तरह की इनपुट, नेम और ईमेल। इससे क्या होगा, एक टेक्स्ट बुक आ जाएगा आपके पास नेम का डाटा कलेक्ट करने के लिए और एक आ जाएगा आपका ईमेल का डाटा कलेक्ट करने के लिए और सबमिट का बटन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके अगर गेट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है तो आप गेट कर देंगे मेथड में और जिस पेज में आपने डाटा कलेक्ट करना है उसका एड्रेस लिख देंगे एक्शन वाले सेक्शन
सेक्शन में। तो जिस पेज पे आपने डाटा कलेक्ट करना है उस पेज पे आपने क्या कोड लिखा हुआ होगा handler.php में, वहां पे आप $get जो PHP का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उससे आप इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, नेम वाले को और ईमेल वाले को भी गेट के साथ एक्सेस करेंगे और PHP वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और इनकी वैल्यू को आप PHP वाले जो पेज है उसमें आउटपुट ऐसे करवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आप HTML पेज से वैल्यू को कहाँ ले गए, PHP वेरिएबल में ले गए। अब यहाँ से आप चाहे उसको डाटाबेस में स्टोर करो, चाहे सर्वर पे ले जाओ, चाहे मैनिपुलेट करो, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि HTML या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, वो डाटा सर्वर के ऊपर नहीं पहुंचा सकता है। गेट मेथड के आपकी वेरिएबल की वैल्यू URL में अपेंड हो जाती है, आप इसको बुकमार्क के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें लेंथ की रिस्ट्रिक्शन होती है, सेंसिटिव डाटा हम गेट मेथड के साथ यूज नहीं कर सकते हैं और इसमें जो डाटा हम भेजते हैं वो ब्राउजर की हिस्ट्री में स्टोर रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि पोस्ट मेथड को कैसे यूज करना है PHP के थ्रू। तो सेम चीज है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म के जरिए आप गेट और पोस्ट के साथ दोनों के साथ डाटा सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट के साथ अगर आपने डाटा भेजा होगा तो PHP के $post वेरिएबल से आप उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि handler.php में आप पोस्ट के थ्रू डाटा भेज रहे हो तो handler.php में आप उसको पोस्ट वेरिएबल के साथ ही एक्सेस कर पाएंगे और इस वैल्यू को अगर आपने आउटपुट करना है या स्टोर करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। एक्शन वाले सेक्शन में उस पेज का नाम देना है जहाँ पे आपने डाटा सबमिट करना है और मेथड में आपके पास ऑप्शन रहेगा पोस्ट और गेट का। यहाँ पे हम पोस्ट की एग्जांपल देख रहे हैं। जो पोस्ट का डाटा होता है वो URL में अपेंड नहीं होता है तो आप उसको बुकमार्क नहीं कर सकते। पोस्ट में आपके डाटा की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कोई भी पोस्ट करने की, सेंसिटिव डाटा आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, ब्राउज़र की हिस्ट्री में भी वो डाटा सेव नहीं होता है। तो यहाँ पे जाते जाते हम गेट और पोस्ट में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। गेट में जो आपका डाटा है वो URL में वेरिएबल का डाटा अपेंड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लिमिटेड डाटा ही हम URL में सेंड कर सकते हैं। और जो पोस्ट होता है उसमें आपका डाटा URL में अपेंड नहीं होता है तो आपकी कोई लिमिट नहीं होती डाटा को पोस्ट करने की। अगर आपने ज्यादा डाटा सेंड करना है, सबमिट करना है, तो आपको पोस्ट वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। गेट आपका सिक्योर नहीं होता है क्योंकि URL में आप जो भी डाटा सबमिट कर रहे होते हैं वो दिखाई देता है, तो आप इसमें पासवर्ड जैसी इंफॉर्मेशन को सबमिट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पासवर्ड किसी को पता लग जाएगा। जो पोस्ट होता है वो सिक्योर होता है और URL में आपके डाटा को एक्सपोज भी नहीं करता है। गेट आपका तब यूज होता है जहाँ पे आपने बुकमार्क वगैरह सेव करने हो, जैसे जो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जो आइटम होती है उनकी डिटेल शेयर कर देते हैं तो वो गेट मेथड के साथ भेजी गई होती हैं ताकि आप उस पेज को कभी भी एक्सेस कर पाएं या बुकमार्क करके रख लें। जो पोस्ट मेथड वाली रिक्वेस्ट होती है उसको बुकमार्क नहीं किया जा सकता। गेट मेथड वाला डाटा वो ब्राउजर की हिस्ट्री में रहता है, पोस्ट वाला डाटा ब्राउजर की हिस्ट्री में नहीं रहता है। गेट के थ्रू आप बाइनरी डाटा जैसे इमेजेस को पोस्ट नहीं कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू आप बाइनरी डाटा को पोस्ट कर सकते हैं, इमेजेस, फाइल। PHP का $get एसोसिएटिव एरे हमें प्रोवाइड करता है वो सारी वैल्यूज जो गेट मेथड के साथ भेजी गई हैं और $post एसोसिएटिव एरे हमारी कलेक्ट करता है वो सारी वैल्यूज जो HTML में पोस्ट मेथड के साथ भेजी गई हुई हैं फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है PHP सेशन वेरिएबल्स। आप जब किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर कुछ काम करते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद आप उसको क्लोज कर देते हैं तो उसको हम सेशन कंसिडर करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में तो पता होता है कि किस पर्सन ने उस वेबसाइट के ऊपर क्या काम किया। जो वेबसाइट आप यूज कर रहे थे उसको ये नहीं पता होता कि किस पर्सन ने उस वेबसाइट पे क्या काम किया। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे सेशन वेरिएबल हैं। तो सेशन वेरिएबल आपके क्या करते हैं, सर्वर के ऊपर यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो उस वेबसाइट को यूज कर रहा होता है। इससे सर्वर को भी पता लग जाता है कि कौन सा यूजर किस टाइम पे सर्वर के ऊपर क्या कर रहा था। इसमें आपकी यूजर ने विश लिस्ट इस तरह की वैल्यू स्टोर होती है और जैसे ही आप ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं तो आपका जो सेशन है वो एग्जिट कर जाता है, क्लोज हो जाता है। सेशन वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले session_start मेथड को यूज करना पड़ेगा, फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेशन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो $session से क्रिएट करेंगे। इसके अंदर आप की पास करेंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे। इस तरह सेशन वेरिएबल में फैब कलर की असाइन हो जाएगी और उसकी वैल्यू ग्रीन
ग्रीन असाइन हो गई। इस तरह आप मल्टीपल डिफरेंट सेशन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पेज में आपने इसको एक्सेस करना है वहाँ पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो इको के साथ कर सकते हैं या फिर प्रिंट आर के साथ आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो आप इसको ओवरराइट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। जैसे मैंने सेशन फैब कलर को क्या कर दिया, अब रेड कर दिया ग्रीन की जगह, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। तो इस तरह मैं सेशन वेरिएबल को एक्सेस भी कर सकता हूँ। और अगर मेरे को इनको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन यूज करूंगा। और सारे सेशन वेरिएबल को डिलीट करना है तो मैं सेशन अंडरस्कोर अनसेट करूंगा, तो सारे सेशन हमारे क्या हो जाएंगे, अनसेट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कुकी। कुकी हमारी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं जो क्लाइंट मशीन पे स्टोर होती हैं। कुकीज क्रिएट करने के लिए हमें सेट कुकी फंक्शन को यूज करना पड़ता है। ये कुकी क्रिएट करने के हमारा मेथड है, सिंटैक्स है। कुकी का नाम, वैल्यू, एक्सपायरी डेट, पाथ, डोमेन, ये सारे पैरामीटर, बट इनमें जो मैंडेटरी पैरामीटर है वो है कुकी का नाम, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने कुकी को कैसे क्रिएट करना है। मैंने सेट कुकी फंक्शन के साथ नेम एक कुकी बनाया जिसकी वैल्यू क्या रख दी, जोहन वाटकिन। तो इस तरह मेरा कुकी की वैल्यू सेट हो गई। और मेरे को अगर इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, रीड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, $_कुकी से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। सभी कुकी जो भी मैं क्रिएट करता हूँ वो $_कुकी एसोसिएटिव एरे में चले जाएंगे। जिस भी की के साथ मैं इसको इको करूंगा उस कुकी की वैल्यू यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मुझे कुकीज को डिलीट करना है तो मुझे जो करंट टाइम है उससे कुछ टाइम माइनस करके उस कुकी को सेट करना पड़ेगा, तो वो कुकी डिलीट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम से मैंने -60 कर दिया तो मेरा वो करंट कुकी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेशन वर्सेस कुकीज में डिफरेंस। कुकीज आपके यूजर कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, सेशन हमारे सर्वर पे स्टोर होते हैं। कुकीज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं 4 KB का, और जो सेशन है वो सर्वर पे स्टोर होते हैं, यहाँ पे डाटा स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं होती है। कुकी एक्सपायर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट ऑफ कुकी। सेशन आपका एक्सपायर हो जाता है जैसे ही आप ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। कुकी हैज मैनी सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि कुकीज आपके क्लाइंट मशीन स्टोर होते हैं तो कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। सेशन के साथ कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होता है, क्योंकि जो सेशन होता है वो सेशन वेरिएबल को सर्वर पे स्टोर करता है। कुकीज को क्रिएट करने के लिए सेट कुकीज फंक्शन यूज होता है, और सेशन को एक्सेस करने के लिए आपको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो ये था हमारा सेशन और कुकीज का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करके देखेंगे। हम 12th कंप्यूटर साइंस का यूनिट 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड थे, ड्रीमवीवर, ये आपका एडिटर है जिसमें आप PHP, जावास्क्रिप्ट और HTML का कोड लिख सकते हैं। इसमें आपको कोडिंग और डिजाइन दोनों व्यू मिलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था HTML और XHTML में डिफरेंस। नेक्स्ट आया आपका CSS, 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद हमने PHP और PHP के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने PHP के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स की स्कोप्स के बारे में पढ़ा था, PHP के डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमने कवर किया वो किया PHP के ऑपरेटर्स, डिफरेंट जो हमारे पास अवेलेबल थे, अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, असाइनमेंट। उसके बाद जो हमने देखा वो थे हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई और लूपिंग स्टेटमेंट्स आ गई। उसके बाद हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन को हमने क्रिएट कैसे करना है और फंक्शन को हमने कॉल कैसे करना है। नेक्स्ट हमने एरे के बारे में पढ़ा। PHP में 3 तरह के एरे होते हैं, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डिमेंशनल एरे। नेक्स्ट हमने गेट और पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ा PHP के, और उसके बाद हमने सेशन वेरिएबल के बारे में पढ़ा PHP में। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इसके साथ साथ हम एक और वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम इन सारे टॉपिक का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस यूनिट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से हैं, आप इन क्वेश्चन
की प्रेपरेशन कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं। इन क्वेश्चन की जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। जो ट्रू फॉल्स रहेंगे इस चैप्टर के वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इन ट्रू फॉल्स को पढ़ के आपको ट्रू फॉल्स से रिलेटेड आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और सॉफ्ट कॉपी में ये ट्रू फॉल्स भी ऐड रहेंगे, आप उनको भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर की सॉफ्ट कॉपी मैं अटैच कर रहा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको ऐड हो रहे हैं ये देखेंगे आप। इसमें ड्रीम वीवर का पहला क्वेश्चन है जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद HTML और XHTML में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा CSS और PHP वाला क्वेश्चन है, PHP के फीचर क्या है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेरिएबल और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे डाटा टाइप इन PHP। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ऑपरेटर इन PHP। डिफरेंट ऑपरेटर के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम आ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, स्विच की एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट PHP फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। PHP एरे का क्वेश्चन है, फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, गेट और पोस्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एंड में आप ट्रू फॉल्स है। तो ये सब कुछ आपका इस फाइल के साथ अटैच रहेगा, आप इस फाइल को डाउनलोड करके ये सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट 9 to 12 कंप्यूटर साइंस का स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप सिलेबस, ई बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल हमारी जो वेबसाइट है magicinfo.in से एक्सेस कर सकते हैं। जिस चीज़ की भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट magicinfo.in में जाके प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ से आप जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।